नमस्कार बच्चों, मैं ऋषि कुमार झा सिग्मा गुरुकुल के YouTube प्लेटफॉर्म पर विजय बैच के एसएससी जीडी और एनटीपीसी रेलवे के लिए पर डे जो क्लासेस दी जाती है आप लोगों को 10 से 11 के बीच में। तो आज की कड़ी में हम जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, उसे जानेंगे, उसे समझेंगे। आइए चलते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है? जागोई इज ए मेजर स्टाइल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस? अगर मैं इंडियन क्लासिकल डांस की बात करूं तो इंडियन क्लासिकल डांस टोटल 8 है, जिसकी चर्चा मैंने प्रीवियस क्लास में भी किया था और आज भी बता दूं। ये जो 4 नृत्य आपके सामने है, इन चारों नृत्य किस किस राज्य में किए जाते हैं इसको भी जानना जरूरी है। ये सत्रिया लोक नृत्य की सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं आसाम में। सेकंड नंबर कथक, ये नृत्य किए जाते हैं उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, खास करके यूपी, राजस्थान, इन राज्यों में। मणिपुरी लोक नृत्य नाम से ही जाहिर होता है कि ये मणिपुर में किए जाते हैं। और ओडिसी लोक नृत्य ये ओडिशा में किए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर होगा मणिपुरी। तो जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो कि मणिपुर में किए जाते हैं और ये ऐसा लोक नृत्य है जो मणिपुर के लोगों के द्वारा भगवान कृष्ण की महिमा का व्याख्यान करने के लिए किए जाते हैं। इसे मणिपुरी रासलीला भी कहा जाता है। तो जागोई लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? मणिपुरी रासलीला। अगर रासलीला से आप याद रखोगे तो भगवान कृष्ण को याद रखना और याद रखना कि ये मणिपुर में किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। आइडेंटिफाई ए वे टू रिड्यूस द पॉल्यूशन कॉज्ड ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। मतलब ईंधन की कौन सी प्रक्रिया अपनाएं, जलाने की कौन सी प्रक्रिया अपनाएं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो। नष्ट तो उसे करना ही है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग, जलने का तापमान कम करके। बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द कंबंशन प्रोसेस, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। ऑप्शन सी है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके। और ऑप्शन डी है बाय डिक्रीजिंग द लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा को कम करके। यहाँ प्रदूषण से मतलब है धुएं से। अगर आप उच्च दहन क्षमता रखोगे तो स्वाभाविक तौर पे धुएं कम निकलेंगे, जल्दी वो जल जाएगा। उसके हिसाब से दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। आमतौर पर ठंडी के मौसम में इस चीज़ का आप चिंतन कर सकते हो कि ठंडी के मौसम में जब आप अलाव जलाते हो तो जिसमें दहन क्षमता ज़्यादा होगी उसमें धुआं कम निकलता है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन 2 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? अगर बच्चे पढ़ के गए हैं तब तो सही आंसर लगाएंगे, और अगर तुक्का मारेंगे और उनके टाइटल पे जाएंगे तो पटनायक वाले ज़्यादातर उड़ीसा में हैं, जैसे नवीन पटनायक, जैसे बीजू पटनायक। तो भावनाओं में नहीं बहना है। आपसे पूछा गया है तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। आपके सामने 4 ऑप्शन है। कुचिपुड़ी, जो कि कुचिपुड़ी लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग करते हैं। छऊ एक लोक नृत्य है जिसे यूनेस्को की विरासत सूची में रखा गया है, और ये छऊ लोक नृत्य झारखंड, उड़ीसा एंड बिहार में किए जाते हैं। छऊ लोक नृत्य ही नहीं, छऊ उत्सव भी है, और इसका आंसर होगा छऊ। क्वेश्चन नंबर 4, Who was the first Indian to conquer the English Channel from Dover to
Calais in 1958 and also the only man to swim the ocean of the 5 continents in one calendar year in 1966. 1958 में डोवर से कैलाइस तक इंग्लिश चैनल को जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? और 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैरने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? इतना लंबा क्वेश्चन नहीं बना के सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछा जाता कि इंग्लिश चैनल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो सीधा आंसर होता मिहिर सेन। क्वेश्चन को बस लंबा चौड़ा कर दिया है, आंसर मिहिर सेन। वर्ड्स नहीं भी देते तो आंसर आपका मिहिर सेन ही होता। क्वेश्चन नंबर 5, ₹2000 बैंक नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यू सीरीज हैज डैश मोटिव ऑन इट्स बैक। रुपया महात्मा गांधी नई श्रृंखला के तहत 2000 के बैंक नोट की पीठ पर क्या आकृति है? हम चारों नोट के बारे में जान लें। जो रानी की वाव है वो कहाँ पर, मंगलयान कहाँ पर? तो जो 2000 के नोट हैं ये मंगलयान, जो सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर जिसे किसने बनाया, तो उसे चोल वंश के शासक ने बनाया, तो उन्होंने सूर्य मंदिर बनाया, ये उड़ीसा में है। और ये कितने रुपए पर? तो ये ₹10। इसके बाद लाल किला, ये लाल किला 500 के नोट पे है। और रानी की वाव ये 100 रुपये के नोट्स पे है। क्वेश्चन के हिसाब से 2000 के बैंक नोट पूछे गए हैं, तो आपका आंसर होगा मंगलयान। एक क्वेश्चन और आता है कि सांची का बौद्ध स्तूप किस पे है? तो सांची का बौद्ध स्तूप जो है वो 200 रुपये के नोट पर है। सांची, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो बच्चों ध्यान रखना कि क्वेश्चन यही नहीं आते, हो सकता है क्वेश्चन को चेंज करके पूछा जाता 200 के नोट पर किसका है, तो सांची के बौद्ध स्तूप का है। कई बार क्वेश्चन ये भी आते हैं कि भारतीय रुपये का सांकेतिक चिन्ह किसने तैयार किया? तो भारतीय रुपये का जो सांकेतिक चिन्ह है उसको तैयार किया था डी उदय कुमार। किसने तैयार किया? डी उदय कुमार ने तैयार किया। किस वर्ष तैयार किया? 2010 में। तो ये भी याद रखना है। और ये 4 तो है ही, एक साथ ही साथ 200 रुपये के नोट पर किसका चिन्ह है तो उसे भी ध्यान रखना। कई बार ये भी आते हैं ये सारे प्लेसेस भारत में कहाँ पे है? तो पहला रानी की वाव जो कि गुजरात में है, रानी की वाव गुजरात में है। मंगलयान ये किसी खास जगह पर नहीं है, यह एक मिशन है। जो सन टेम्पल कोणार्क ये ओडिशा में है। और जो चौथा ऑप्शन है रेड फोर्ट ये दिल्ली में है। तो क्वेश्चन एक है लेकिन चर्चा करके देखें तो 6-7 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। ये चारों के चारों याद रखना, ये चारों प्लेसेस कहाँ पर है उसे याद रखना। भारतीय रुपये का सांकेतिक चिन्ह किसने तैयार किया? डी उदय कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 6, सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जलावतरण किसने किया? हु कमिश्ड इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इन कोच्चि इन सितंबर 2022। क्वेश्चन ये पूछने का मकसद ये था कि अगर बच्चा पढ़ के नहीं गया है तो डिफेंस मिनिस्टर के नाम के आगे वो ज़्यादातर विश्वास रखेगा, आस्था रखेगा, और गलती होने के चांसेस हैं कि वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कर दे, होम मिनिस्टर अमित शाह के नाम पर सोच ले। और विमान की चर्चा जानबूझ के किया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया विमानन मंत्री हैं, तो वहाँ भी चांसेज हैं कि गलती आप करें। तो ध्यान में रहे सितंबर 2022 में कोच्चि में जो ये स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जलावतरण किया गया वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। लेकिन ये चारों ऑप्शन आपको कुछ देर तक के लिए परेशान कर सकते हैं,
तो ध्यान में रहे नरेंद्र मोदी ने किया था। Which latitude line passes through the middle of India, influencing the climate of the country? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर देश की जलवायु को प्रभावित करती है? पहला है इक्वेटर लाइन। हाँ, इक्वेटर लाइन एशिया से गुजरती है लेकिन भारत से होकर नहीं गुजरती, और इक्वेटर लाइन का जो डिग्री है वो है 0 डिग्री अक्षांश। कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री अक्षांश पे। तो ये ऑप्शन अपने आप में कट गया। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो अपने आप में कहलाता है इक्वेटर। दूसरा ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ध्यान में रहे जो दक्षिणी गोलार्ध है, साउथ हेमिस्फेयर है, साउथ हेमिस्फेयर, यहाँ के जो 23.5 डिग्री वाला हिस्सा है, नॉर्थ साउथ में 23/1/2 डिग्री जो है वो साउथ हेमिस्फेयर के एरिया, ये मकर रेखा में है। और मकर रेखा के बीचों बीच गुजरने वाली एक ही महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया। वैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, इक्वेटर, इन सब से गुजरने वाली अगर कोई महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों गुजरती है तो वह अफ्रीका महाद्वीप। तो ये ऑप्शन कैंसल, ये ऑप्शन कैंसल। तीसरा ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जी हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, और ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में कितने डिग्री पे है? तो डिग्री सेम है, 23 नॉर्थ डिग्री। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन के हिसाब से किसी पर ध्यान मत देना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ध्यान देना। और जो अंटार्कटिक सर्कल है ये साउथ हेमिस्फेयर का अधिकांश हिस्सा, जो कि नीचे से 90 डिग्री 66 से 90 डिग्री वाला हिस्सा, 66 डिग्री टू 90 डिग्री वाला जो साउथ हेमिस्फीयर का हिस्सा है ये अंटार्कटिक सर्कल है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, सबसे ज़्यादा गुजरती है मध्य प्रदेश से और सबसे कम गुजरती है राजस्थान से। और भारत के किस राज्य की राजधानी के बीचों बीच क्रॉस करती है? तो झारखंड की राजधानी रांची से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल के दौरान कलिंग युद्ध लड़ा गया था? ध्यान में रहे आपके सामने चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं ये चारों के चारों मौर्य डायनेस्टी से संबंधित हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि युद्ध मौर्य वंश के शासनकाल में ही हुआ था। जो कलिंग युद्ध है इसका वर्ष जान लें। कलिंग की लड़ाई किस वर्ष किया गया? तो कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी 261 बीसी में। अब इन चारों शासकों के बारे में जान लें। जो कलिंग की लड़ाई, पहला ऑप्शन है बिंदुसार, और आप सबको पता है कि बिंदुसार जो शासक था वो 298 बीसी टू 269 बीसी तक रहा था, तो इसका मतलब बिंदुसार शासनकाल में नहीं होगा। जो दूसरा ऑप्शन है अशोका, तो अशोका जो शासक रहे ये रहे 269 बीसी टू 232 बीसी। तो उस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से भी देखें तो अशोका होगा। वैसे कलिंग की लड़ाई सम्राट अशोक और कलिंग के शासक खारवेल के बीच हुआ था। अशोक वर्सेस खारवेल, किसके बीच की लड़ाई हुई थी? कई बार शासक के नाम भी पूछ लेते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं कि अशोक ने जो कलिंग की लड़ाई की थी उसमें उड़ीसा के शासक का क्या नाम था? तो खारवेल जो थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे, ये जैन रिलीजन को मानते थे। तो 261 बीसी अशोका। और ये इसलिए पूछा जाता है कि अशोक के जीवन में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए इसे विवश कर दिया, तो यही वो लड़ाई थी जिसने उसे बौद्ध धर्म की ओर पलायन करने के लिए विवश किया। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को कब स्वीकार किया? 261 बीसी में। इसी लड़ाई के बाद उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र त्याग दिया था। जो तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त भी ठीक नहीं, इसके साथ मौर्य होना चाहिए था, तो इस पर वैसे भी ध्यान नहीं देंगे। चंद्रगुप्त नाम के शासक कई हुए, एक चंद्रगुप्त तो आपके गुप्त वंश में है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर चंद्रगुप्त सेकंड,
तो इस वजह से इस ऑप्शन पर ध्यान भी नहीं देना, ये गलत और दशरथ का भी नाम नहीं सोचना। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब आयोजित की गई? सेंसस की बात करूं, यहां पूर्ण जनगणना पूछा गया, तो जनगणना की एक इतिहास को जान लें। तो जनगणना की इतिहास की बात करूं तो भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया। लॉर्ड मेयो ने 1872 में पहली जनगणना का आयोजन किया, लेकिन पूर्ण जनगणना नहीं मानी जा सकती उनकी इस जनगणना को। भारत में पूर्ण जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। यहां मुझे शासक नहीं पूछा गया है, यहां मुझसे पूछा गया व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। ऑप्शन ए 1882, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 1887, ऑप्शन डी 1881। तो ऑप्शन के हिसाब से 1881 होगा। भारत में पहली जनगणना पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी और लास्ट जनगणना 2011 में की गई। ध्यान में रहे, पहले से लेकर अभी तक अगर 10 ईयर सेंसस पूछा जाए हमसे तो भारत में कुल कितनी जनगणना हो चुकी है? तो 10 ईयर सेंसस भारत में 14 हो चुकी है। और 10 ईयर ना पूछ के ये पूछा जाए हमसे कि अभी तक जनगणना कितनी हो चुकी है, इसका मतलब इसे भी काउंट करना। तो जनगणना कुल कितनी हो चुकी है? 15 हो चुकी है। Who has been appointed as the state brand ambassador of Uttarakhand government in August 2022? अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार का राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आइए चलते हैं, 4 ऑप्शन पर ध्यान दें। पहला ऑप्शन है दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक को नहीं रखा। ध्यान में रहे, ज़्यादातर किसी भी राज्य के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया जब जाता है तो उसमें सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है कि वो व्यक्ति, जो महान व्यक्ति हैं, वो उस राज्य का मूल निवासी हो या उस राज्य से संबंधित हो। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन है ऋषभ पंत, ये यहाँ के मूल निवासी हैं। ऋषभ पंत भारत के विकेट कीपर है, बल्लेबाज हैं और जिस साल इन्हें लिया गया उसके ठीक 5 महीने के बाद ये एक्सीडेंट से पीड़ित भी हुए थे। और तीसरा ऑप्शन है अक्षय कुमार, चौथा ऑप्शन है रोहित शेट्टी। तो ऋषभ पंत इसका सही आंसर होगा, बाकी तीनों गलत होंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। ऑप्शन ए केवल राज्य विधानसभा के मेंबर के द्वारा। अब विचार करना है इन सब के ऑप्शन के ऊपर। क्या एमएलए ही वोट करते हैं राष्ट्रपति को? गलत। दूसरा ऑप्शन है केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। क्या केवल पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेते हैं? गलत। तीसरा ऑप्शन है केवल राज्यों की परिषद के मेंबर के द्वारा। ध्यान में रहे, स्टेट काउंसिल भारत के सभी राज्यों में नहीं है, स्टेट काउंसिल भारत के 6 राज्यों में है। और जब राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो स्टेट काउंसिल के मेंबर को इस चीज का मौका नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन ये भी गलत। चौथा ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऑप्शन के हिसाब से जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सटीक बैठता है। भारत में संसद के दोनों हाउसेज यानी कि लोकसभा से 543, राज्यसभा से 233 और एमएलए जो भारत के सभी राज्यों में है लगभग 3120 एमएलए ऐसे हैं। मैं अप्रॉक्स लिख देता हूं, चूंकि कुछ एमएलए की संख्या जम्मू कश्मीर में बढ़ा दी गई है तो इसी वजह से अप्रॉक्स लिख दिया मैंने। 1 2 3 4 का फर्क होगा। तो ये सारे लोग भाग लेते हैं। 543 आपने देखा होगा लोकसभा में जो इलेक्टेड मेंबर है, हाल के 3 महीने पहले जून में रिजल्ट भी आया था। 543 सीट के लिए लोकसभा में चुनाव होते हैं। राज्यसभा में टोटल मेंबर 245 अभी हैं, जिनमें से 12 कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र के लोग होते हैं जिसे राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है मतलब एमएलए, तो भारत के सभी राज्यों में जो इलेक्टेड एमएलए हैं जिसमें सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और बिहार का है। तो
कुल मिला के 3120 MLA राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, तो प्रक्रिया इनडायरेक्ट होगी, क्योंकि हम आप डायरेक्ट उसमें वोट में भाग लेते नहीं हैं। भाग कौन लेता है? हम और आपने जिसे चुन के भेजा है, तो वो इस चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस चुनाव की प्रक्रिया को कहा जाता है इनडायरेक्ट मेथड और एकल संक्रमणीय पद्धति। Which of the following is the Thanksgiving festival of Maharashtra, where bulls are honored as they are considered indispensable to farming? निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद त्योहार है जहां बैलों की खेती के लिए अपरिहार्य माना जाता है और इनका सम्मान किया जाता है, यानी कि उनकी उपलब्धि के लिए, उनके सम्मान के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो देखिए, मकर संक्रांति का जो उत्सव है, इस पर जो पर्व किया जाता है, ये किया जाता है केरला साइड में। उसके बाद जो गुड़ी पड़वा है, ये भी महाराष्ट्र में किए तो जाते हैं, लेकिन ये इस उपलक्ष्य में नहीं होंगे, तो ये भी गलत। और जो चौथा ऑप्शन है काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल, भाई पूरा सम्मान है बैलों के लिए और काला घोड़ा महोत्सव किए जाएंगे, तो ये भी गलत। आंसर होगा पोला फेस्टिवल, कि महाराष्ट्र में हर साल किए जाते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट डैश आर्टिकल। भारतीय संविधान के मूल पाठ में डैश अनुच्छेद शामिल थे। मूल पाठ का मतलब जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस समय कितने पार्ट्स, कितने आर्टिकल, कितने कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान में रहे, जो पार्ट्स थे वो 22 थी, जो आर्टिकल थी वो 395 और जो शेड्यूल थे ये 8। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान के मूल पाठ में एक अनुच्छेद शामिल थे, तो आपसे अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल पूछा गया है, तो आंसर होगा 395। और अगर भाग पूछता तो 22 और शेड्यूल पूछता तो 8। अभी भी कुछ बदलाव नहीं किए गए, आर्टिकल चेंज हुए हैं लेकिन नंबर नहीं, उसमें सब आर्टिकल जोड़ते गए। बस एक चीज बदला है, जो शेड्यूल 8 है वो आज के दौर में 12 हो चुके हैं। लेकिन अगर ये मुझसे पूछा जाता कि मूल पाठ में कितने शेड्यूल है, कितनी अनुसूची है, तो हम 8 ही करते, और अभी के हिसाब से पूछा जाता तो हम 12 करते। Which of the following was one of the main objectives of the 7th 5-year plan? निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य था? अब 7th 5-year plan का ईयर देख लिया जाए, तो 7th 5-year plan का जो ईयर है वो है 1985 to 90 और 8वीं का 92-97। लेकिन आपसे पूछा गया है 7th 5-year plan की एक मुख्य उद्देश्य क्या, मतलब किस चीज पर मेन प्रायोरिटी रखा गया, मेन फोकस दिया गया। तो ध्यान में रहे, हरित क्रांति के बाद भारत में खेती को लेकर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, और वैसे भी मनुष्य के द्वारा सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में लाए जाते हैं भोजन के तौर पर, तो वो फूड ग्रेन्स है। तो यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि पर मेन फोकस दिया गया था। और जो गरीबी उन्मूलन है वो 1974 to 79 के बीच जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उस पर फोकस रखा गया था। तो इस हिसाब से ऑप्शन 2 खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। खाद्यान्न में किस किस चीज की काउंटिंग की जाती है? तो खाद्यान्न में देखा जाता है गेहूं, चावल, मक्का यानी कि राइस, व्हीट एंड कॉर्न वगैरह या मेज वगैरह, ये जितनी भी चीजें हैं ये इसमें काउंट किए जाते हैं। मांस और मर्चेंटिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? इसमें कुछ नहीं देखना, ब्रायोफाइट्स की जो व्यापारिक फसल है इसमें आता है मांस और मर्चेंटिया। Revenue receipts dash as they do not lead to a claim on the government. राजस्व प्राप्तियां डैश है क्योंकि उनसे सरकार पर कोई दावा नहीं बनता।
ध्यान में रखिए, सरकार की दो प्रकार की प्राप्ति होती है, एक पूंजीगत प्राप्ति, एक होता है नॉन रिडेमेबल प्राप्ति। तो उस हिसाब से आपके सामने ऑप्शन है कैपिटल रिसिप्ट्स, दूसरा ऑप्शन है री इन्फोर्सेबल, तीसरा ऑप्शन है रिडेमेबल और चौथा है नॉन रिडेमेबल। राजस्व प्राप्ति इसमें है कि सरकार पर कोई दावा नहीं बनता, तो दावा नहीं बनता है नॉन रिडेमेबल, गैर प्रतिदेय, ऑप्शन से ही पता लग जाता है। आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? पहले ऑप्शन पर ध्यान दे दें। आर्टिकल 14-15 समता का अधिकार, समानता का अधिकार। आर्टिकल 20-21 शिक्षा का अधिकार, और किसी भी व्यक्ति की सजा, अगर कोई दंड गलती करता है तो न्यायपालिका उसे रक्षा करती है, वो अपना बचाव कर सकता है, अपने बचाव के लिए वकील रख सकता है, वाद दायर कर सकता है। आर्टिकल 18-19 कहता है कि उपाधियों को अंत किया जाए, अभिव्यक्ति की आज़ादी। आर्टिकल 16 और 17 कहता है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, उसको लेकर ये खत्म किया जा सकता है, उपाधियों को खत्म किया जा सकता है, छुआछूत को खत्म किया जा सकता है। यही एक मौलिक अधिकार है 30 और 21 शिक्षा का अधिकार, और अपने बचाव के लिए न्यायपालिका के जाने की शरण में जो जाने का अधिकार है, ये कोई खत्म नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 20-21। भारत में अरेबिका कॉफी निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाई जाती है? सबसे पहले ये जान लें कि भारत में जितने कॉफी का प्रोडक्शन किया जाता है उसका 98% जो प्रोडक्शन है कॉफी का, वो भारत से बाहर होता है। इसका मतलब इंडिया में कितना? इंडिया में 2%, और इंडिया में जितना होता है उसका 98% इंडिया में जितने किए जाते हैं उसका 98% कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। असम चाय पत्ती के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड ठंडा प्रदेश है, ये ज़्यादातर मखाना और अन्य फसल के लिए जाना जाता है, तो ये भी गलत। वेस्ट बंगाल चावल जूट के लिए जाना जाता है और चाय पत्ती की भी ठीक ठाक खेती होती है। कर्नाटक काजू, कहवा, कहवा कॉफ़ी को ही कहते हैं। तो भारत में जो अरेबिका कॉफ़ी है ये कर्नाटका में किए जाते हैं। तो वैसे भी आपके सामने ऑप्शन अगर अरेबिका नहीं भी लिखा रहता और कॉफ़ी लिखा रहता तो हम सीधे कर्नाटक ही करते। डैश फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, डैश कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए समर्थ योजना, ऑप्शन बी अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, ये अंबेडकर नहीं अंबेडकर होगा, सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। ऑप्शन सी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLADS। ऑप्शन डी है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, भारत से माल निर्यात योजना। भारत सरकार ने समर्थ योजना के द्वारा इस स्कीम को लागू किया था। तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा जो स्कीम लागू किया गया है समर्थ योजना, इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि कैसे अपने सेल्स को प्रमोशन किया जाए, तो इसीलिए इसका आंसर होगा समर्थ योजना। Which state won the Vijay Hazare Trophy in 2017 and 18? 2017-18 में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटका। 2017-18 में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटका ने जीती है। वर्ष ध्यान देना है 17 से 18 है, और ध्यान में रखें कि करंट के हिसाब से किस साल में किस राज्य ने ये ट्रॉफी जीती है उसको याद रखना जरूरी होता है। हम जो भी क्लासेस लेते हैं
वो इन सभी चैनलों पर उपलब्ध है। यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, सभी जगह हमारे क्लासेस उपलब्ध हैं। आप पीडीएफ में ले सकते हैं। और मैं बार बार रिपीट करता हूं कि जो भी सेवाएं दी जाती है शिक्षा से संबंधित, जीडी कांस्टेबल और एनटीपीसी से संबंधित, वो सारे के सारे आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे हम लोग उस स्थिति में आ रहे हैं जहां आपने पहली क्लास लिया होगा उसमें कम क्वेश्चन बना पाते होंगे, सफलता का स्तर कम हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों की क्षमता इंक्रीज होती जाएगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, संभवतः सुधार किया जा सकता है। हम भी एक मानव हैं, गलतियां हमसे भी संभव हैं। तो आप अपने कमेंट जरूर डालें और अधिक से अधिक बच्चों के बीच इसे शेयर करें, जिससे सभी बच्चों का कल्याण हो। और प्रत्येक मंडे से लेकर सैटरडे के बीच अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर हम लोग आते हैं। इस बार दीपावली और छठ ये दो महत्वपूर्ण पर्व हैं। इन सभी पर्व में भी आप दिए ज़रूर जलाएं, लेकिन अपने कैरियर के दिए भी जलाएं। 10 से 11 के बीच उपलब्ध होंगे, ज़रूर क्लास लेंगे। तो दीपों का यह त्यौहार आपके जीवन में खुशहाली लाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।